Hello everyone, this is the video of system of particles and in this video we are going to talk about constrained oblique collision. Constrained oblique collision में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैसे यूज करना है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है और मोमेंटम कंजर्वेशन किस दिशा में लगेगा किस दिशा में नहीं उसकी बात करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम सीधे एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं क्या बात आपको ध्यान रखनी है ताकि आपके सवाल कभी गलत ना हो। तो सबसे पहले मैं एक थोड़ा आसान सवाल लेता हूं और उसके बाद मैं एक ढंग का सवाल लूंगा। दोनों सवालों के थ्रू हम समझ जाएंगे कि हमें कभी गलती नहीं करनी है अगर हम बेसिक फंडामेंटल इस्तेमाल करें। तो हमारे पास क्या सिचुएशन थी, हमारे पास एक बॉल थी ये रखी हुई और एक बॉल ऐसे रखी हुई है। दो बॉल्स हैं जमीन पे फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पे रखे हुए हैं और एक बॉल यहाँ पर है सिमेट्रिकली बीचों बीच, वो आ रही है v वेलोसिटी से इसकी तरफ। लेट्स से सबके मास m और m है और ऑल कोलिजन्स के लिए e की वैल्यू को मैंने 1 मान लिया। वो पूछा टक्कर के बाद सबकी वेलोसिटीज निकालिए, कितनी किसकी वेलोसिटी होगी, इसको बात करने की कोशिश करें। तो अगर जब ये यहाँ पर टक्कर करने आ रहा होगा, ये थर्ड बॉल जब यहाँ पर आ रही होगी टक्कर करने, इसके पास एक वेलोसिटी थी यहाँ पर आगे की तरफ v। तो ये याद रखिए कि सिर्फ दो बॉल का फ्री कोलिजन नहीं है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ, वैसे तो फ्री है ओवरऑल लेकिन एक तरह का कंस्ट्रेंट कोलिजन है क्योंकि एक बार में दो जगह इम्पल्स लग रहा है हमारे मूविंग बॉल पे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले हमें इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर देखना पड़ेगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इस दोनों को सेंटर को ज्वाइन करें तो इस वाले पे एक इम्पैक्ट ऐसे और इस पर एक इम्पल्स ऐसे लगेगा। तो जो दो रखी हुई बॉल थी उनके इम्पल्स की डायरेक्शन हमें पता है कि किधर किधर लग रहा होगा। ये एंगल अगर आप देखें तो ये 60 डिग्री हमारे, सॉरी ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री आएगा। टोटल एंगल 60 डिग्री था क्योंकि 60 कैसे था, क्योंकि तीनों बॉल्स बराबर साइज की हैं। तो अगर इस सेंटर सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है जिससे ये समझ में आता है कि टोटल एंगल ये हमारा 60 होगा तो वो 30 डिग्री होगा। अब टक्कर के बाद का अगर मैं फोटो बनाऊं तो क्या सिचुएशन होगी? टक्कर के बाद की फोटो की अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी कि हमारी जो बॉल आ रही थी, लेट से उसके पास एक वेलोसिटी आगे की तरफ v1 बच गई, v1, और इस वाली बॉल के पास वेलोसिटी डेफिनेटली इंपल्स की दिशा में आएगी, v2 आ गई और ये एंगल 30 डिग्री है और इसके पास एक वेलोसिटी v2 ही आ गई सिमेट्री से और ये एंगल भी 30 डिग्री है। दो अननोन है। तो पहली इक्वेशन हम मोमेंटम कंजर्वेशन किस में लगाएंगे? इसमें हम मोमेंटम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में कर सकते हैं, पर वर्टिकल मतलब इस लाइन ऑफ जो येलो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसके परपेंडिकुलर, इट इज नॉट लिटरली वर्टिकल, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रहा है, तो वर्टिकल इज नॉट अ राइट वर्ड टू यूज। तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो पहली इक्वेशन लिखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन की। इनिशियल मोमेंटम था mv हॉरिजॉन्टल में राइट साइड में, फाइनल मोमेंटम राइट साइड में अगर मैं लिखूं तो हमारे पास क्या है, mv1 प्लस 2m v2 cos 30, ये इक्वेशन नंबर 1 आई। अब इसमें ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आ रही, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप किसी भी एक बॉल के लिए लगा दें और अलोंग द इम्पैक्ट पैरामीटर लगाएं। तो ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर इस तरफ आ रहा है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट आ रही है, इस लाइन के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगेगी। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी? तो अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें तो वो हमारे पास v cos 30 थी। v से वो आगे की तरफ जा रहा था तो v cos 30 थी। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होंगे, तो v cos 30 डिग्री इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो वो हमारे पास होगा v2 माइनस v1 cos 30। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, v cos 30 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 cos 30। इनको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल आएगा। तो एकदम बेसिक फंडामेंटल बात है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग किसी भी एक बॉल के लिए आप लगा सकते हैं मोमेंटम, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, और मोमेंटम कंजर्वेशन जिस दिशा में हो रहा हो उस दिशा में लगा लेंगे। ठीक है, अब मैं एक थोड़ा बेटर सवाल की बात करता हूँ। इस सवाल में हमारे पास दो बॉल हैंग कर रही थी, दो बॉल हैंग कर रही थी।
टच करते हुए दोनों ही हैंग कर रही थी। दोनों का मास m, रेडियस r, मास m, रेडियस r है, बॉल हैंग कर रही थी। और ऊपर से एक बॉल आई जो जिसका मास भी m और रेडियस r है, वो नीचे की तरफ आई v वेलोसिटी से टकराने के लिए, और पूछ रहा है टक्कर के बाद सबकी वेलोसिटी बताइए। e की वैल्यू इस बार भी सिंप्लिसिटी के लिए 1 दे रखी है। अब यहाँ पे लिटरली कंस्ट्रेंट है, क्यों? यहाँ पे रस्सी है तो वो रस्सी उसको कंस्ट्रेंट लाएगी। सबसे पहला काम हमें जो करना पड़ेगा वो हमें टक्कर के बाद का डायग्राम सोचना पड़ेगा क्या होगा। टक्कर के बाद अगर हम डायग्राम सोचें तो हमारे पास इस, थोड़ा दूर करके बनाया मैंने ताकि आपको दिख जाए, इस बॉल के पास वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली हो सकती है क्योंकि स्ट्रिंग कह रही है मैं तुम्हें वर्टिकल तो चलने नहीं दूंगी, कंस्ट्रेंट है, तो मैंने मान लिया इसके पास v1 है, इसके पास भी इधर की तरफ v1 है, और इसके पास यहाँ पर एक वेलोसिटी मैंने मान ली ऊपर की तरफ है, नीचे मान लेता कोई फर्क नहीं पड़ता, v2 है। तो ये हमारे पास है। अब ये हमारे पास दो अननोन आ गए, v1 और v2। अब हमें इन दो अननोन को सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व करें इस कंस्ट्रेंट वाली सवाल में। अब मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पर वर्टिकल में तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर एक इम्पल्सिव टेंशन काम कर रहा था, तो वर्टिकल मोमेंटम कंजर्वेशन लागू नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्वेशन का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमने वैसे ही सिमेट्री से दोनों की वेलोसिटी v1 और v1 मान ली, तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम तो कंजर्व हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो हमें दो इक्वेशन तो लिखनी है। सबसे पहले जो हम इक्वेशन लिख सकते हैं उसकी बात करते हैं, वो है इम्पैक्ट पैरामीटर के अलोंग, इम्पैक्ट लाइन के अलोंग जो हमारे पास आ रही है, उस लाइन के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। तो अब आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर के अलोंग। तो हमें ये पता है कि ये एंगल जो हमारे पास है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री है। तो पहले हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी v cos 30, और जब आप वेलोसिटी अब सेपरेशन की हम बात करने की कोशिश करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारे पास v cos 30 थी। सेपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आएगी v1 cos 60, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, प्लस v2 cos 30, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई। अब दूसरी इक्वेशन हमें सोचनी ही पड़ेगी बिकॉज दूसरी इक्वेशन में काम नहीं चल सकता। अब दूसरी इक्वेशन लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं इस पर्टिकुलर सवाल में, बिकॉज इक्वल टू 1 है। पहला तरीका, दूसरी इक्वेशन, एक इक्वेशन तो मैंने लिख दी, दूसरी इक्वेशन और लिखनी है। दूसरी इक्वेशन लिखने का पहला तरीका है, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट मेथड की बात करूँ, तो ये आप याद रखिएगा, अगर हमारे पास टॉट स्ट्रिंग होती है तो झटके के बाद भी कोई लॉस नहीं होता है, कोई वर्क डन नहीं होता है। टॉट स्ट्रिंग होगी तो झटका होगा तब भी लॉस नहीं होगा। तो हम इस पर्टिकुलर केस में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये इलास्टिक कोलिजन है तो वहाँ तो लॉस हुआ ही नहीं है, इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v1 स्क्वायर। ये एक पहला तरीका है ये इक्वेशन लिखने का। अब हम दूसरा तरीका लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा हमारे पास। दूसरा तरीका हमारे पास इम्पल्स मोमेंटम से ही आएगा, उस बात को समझने की कोशिश करिएगा, इम्पल्स मोमेंटम से कैसे दूसरा तरीका आएगा। अब हमारे पास इम्पल्स मोमेंटम से क्या तरीका आएगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मान लिया इनके बीच का जो इम्पल्स लगा था वो आई इम्पल्स लगाया इसने, आई इम्पल्स इसने इसके ऊपर लगाया, आई इम्पल्स इसने इसके ऊपर लगाया। तो इस इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से हम कैसे इस चीज को डील करेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। हाँ, तो इस वाले बॉल की अगर मैं बात करूं तो इस पर आई के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने इसको वेलोसिटी दी, तो हमारे पास आया आई इम्पल्स जो हमारे पास था इनटू cos 60 इज इक्वल टू mv1, ये इक्वेशन आई।
और अगर मैं इस बॉल की बात करूं, ये वाली बॉल जो ऊपर फ्री बॉल थी, इस पर दो इम्पल्स लगे हैं, आई इधर से भी और आई इधर से भी, दो इम्पल्स लगे हैं, आई इधर से और आई इधर से। तो हमारे पास आ गया 2i cos 30 इज इक्वल टू, उसने उसकी वेलोसिटी को v नीचे से v2 ऊपर कर दिया, m v2 प्लस v। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन से हम i को एलिमिनेट कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन से हम i को एलिमिनेट जैसे ही करेंगे तो हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन v और v1 v2 में आ जाएगी, और पहली इक्वेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर निकल आएगा। पर सीखने वाली बात यह है कि ऐसे सवालों में हमें या तो इम्पल्स का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, और अगर इत्तेफाक से E1 दे रखा है तो हम इस कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं, पर ये सिर्फ तभी वैलिड है जब इक्वल टू 1 है। E1 ना होता तो ये वाला मेथड काम नहीं आता, सिर्फ यही मेथड काम आता। तो आई होप आप इस मेथड को अच्छे से समझ लें ताकि आपकी कभी गलती ना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हैप्पी लर्निंग।